पार्किंसंस डिजीज। साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। वी विल बी स्टडिंग पार्किंसंस डिजीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लाइन लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंसान बार बार कांपने जैसी कुछ एक्टिविटी करता है, सेक करता रहता है, राइट, डांस करता रहता है। हम लोग देयरफॉर इसको और कहते हैं नोन एज सेकिंग पैल्सी, राइट। मूव तो नहीं कर पाता, सेक कर पाता है। वी कैन नॉट से मूवर्स एंड सेकर्स, दिस इज सेकिंग पैल्सी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लिखना चाहें तो पार्किंसंस डिजीज के जो फीचर्स होते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं पार्किंसोनिज्म, राइट। पार्किंसोनिज्म नाम से लग रहा है बहुत अच्छी डिजीज होगी, राइट। फीचर्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज, राइट, दैट इज फीचर्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पार्किंसोनिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे, पार्किंसोनिज्म को कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो, कोई भी अगर इस तरीके की डिजीज होगी जिसमें ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट इफेक्टेड है, तो केवल एक सिम्टम नहीं मिलेगा, ढेर सारे सिम्टम्स मिलेंगे। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या फीचर्स को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कौन कौन से सिम्टम मिलेंगे। अभी जो कॉमनेस्ट सिम्टम है उनकी बात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पार्किंसोनिज्म इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम कहने का मतलब अभी मैं बहुत सारे फीचर्स की बात करूंगा। कंसिस्टिंग ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टिंग ऑफ एकाइनेसिया, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा, राइट। एंड ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकाइनेसिया, जिसको हम लोग हाइपोकाइनेसिया भी कहते हैं, मतलब स्पीड कम हो जाएगी पेशेंट की। तो एकाइनेसिया मतलब इंसान थोड़ा सा क्या हुआ, स्लो होना शुरू हुआ, राइट। कॉमा रिजिडिटी, इंसान की बॉडी क्या हुई, स्टिफ होने लगी और कंपन आने लगे, वी कॉल देम ट्रेमर्स, राइट। पार्किंसोनिज्म इज अ सिंड्रोम consisting of akinesia and bradykinesia along with rigidity and tremors, right। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ट्रेमर आने सबसे पहले शुरू होते हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा ओल्ड एज में लोगों को क्या होता है, काफी ट्रेमर्स मिलते हैं आपको। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, इट इज यूजली पॉस्चर, इट इज यूजली, देख के पता चल जाता है कि इनको पार्किंसोनिज्म होगा। शकल पे लिखा होता है कि पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है। डायग्नोसिस बनाने के लिए बिलीव मी कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है, राइट। पेशेंट शकल पे साफ साफ लिखा होता है। अब ये मत कहना कि वहां पे लेटर्स नहीं होते हैं, क्लिनिकली मैं कह रहा हूँ शकल पे पता चल जाता है। इट इज यूजली एसोसिएटेड विद abnormalities या postural abnormalities, associated with postural abnormalities, जैसे इंसान थोड़ा थोड़ा सा झुका होगा। तुम लोग एक टर्म समझते होगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो यहाँ पे पूरी बॉडी में फ्लेक्शन वाला पोस्चर रहता है, आगे की तरफ झुका होगा, पैर मुड़े होंगे, हाथ मुड़े होंगे। तो हम लोग इसी सिचुएशन को कहते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन। इसके पहले कि मैं इसके और डिटेल्स में जाऊं, तुम लोगों को एक पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट की चाल दिखा देता हूं। कल मैं कुछ वीडियोस भी दिखा दूंगा, आज मैं वहां तक नहीं जाना चाह रहा हूं। यहाँ पे टिपिकल अपीयरेंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ओके, किस तरीके से पेशेंट दिखेगा। देखो, ये पेशेंट अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से फ्लेक्स्ड है, बॉडी का हर एक पार्ट फ्लेक्स है, पूरी बॉडी फ्लेक्स है, राइट। इसके अलावा देखो हाथ भी फ्लेक्स हैं, राइट। फ्लेक्शन, आर्म या अपर लिम्ब भी फ्लेक्स्ड है, पैर भी देखो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, फ्लेक्स्ड है, अपर लिम्ब फ्लेक्शन, राइट। आगे की तरफ हर एक चीज झुका हुआ है, बॉडी फ्लेक्शन। तो हम लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फ्लेक्स्ड, इंसान झुक के चलेगा, आगे की तरफ कभी गिर भी जाएगा। एवरीथिंग इज फ्लेक्स्ड, राइट, स्लो तो रहेगा ही। हम लोग कहते हैं नोन एज यूनिवर्सल फ्लेक्शन।
आप लोग देखे होंगे ओल्ड एज में इंसान झुकता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसी को हम लोग कहते हैं आगे की तरफ झुक जाने को स्टूप करना, स्टूपिंग पॉस्चर, नोन एज स्टूपिंग पॉस्चर, राइट। केवल स्टूपिंग को देख के आप लोग जान जाते हो इंसान बेचारा बुढ़ा हो गया है। और भी बहुत चीजें होती हैं जिससे पता चल सकता है, लेकिन स्टूपिंग भी उनमें से एक है। इंसान रिजिड हो गया, ऐसा नहीं कि और बहुत फ्लेक्सिबल रह गया। इंसान को ट्रेमर्स आएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, हम लोग कहते हैं ट्रेम्बलिंग होगी, ट्रेमर्स, राइट। जैसे हम लोग हाथ चलते हैं तो हाथ हम लोग क्या करते हैं, फहराते हुए चलते हैं। ऐसे लोगों में इतना रिजिड हो गया है हाथ, वो भी आपका बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। तो जैसे ओल्ड एज में लोग चलते हैं, इनके सिर पे शायद बाल नहीं है, शायद ये मुझे ओल्ड ही दिख रहे हैं। तो समथिंग लाइक दिस एक टिपिकल अपीयरेंस है पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट का। तो आगे चल के जब क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो हम लोग इस अपीयरेंस को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे होंगे, ओके। तो हम लोग अभी शुरुआत किए हैं पार्किंसोनिज्म की, जिसके तीन मेन फीचर्स हैं, हाइपोकाइनेसिया या ब्रैडीकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स, राइट। इसमें हम लोगों ने क्या कह दिया, पॉस्चुरल एबनॉर्मेलिटीज। तो क्यों ना यहाँ पे एक निमोनिक बनाया जाए जिससे जिंदगी थोड़ी सी आसान हो, मेरी नहीं तुम लोगों की। निमोनिक, निमोनिक में हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, पार्क में ट्रैप हो गए, पार्क में ट्रैप हो गए, राइट। इसका मतलब ट्रैप किस में मिलेगा, पार्किंसंस डिजीज में क्या मिलेगा आपको, ट्रैप, राइट। तो ट्रैप में क्या है, TRAP। अब देखो ट्रेमर, T फॉर ट्रेमर, अगर आप लोगों से कोई पूछे सबसे पहला फीचर कौन सा आता है पार्किंसंस डिजीज में, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट फीचर इज ट्रेमर, राइट। तो यहाँ पे निमोनिक ने काम बहुत इजी कर दिया। तो एक तो ट्रैप याद हो गया, पार्क में ट्रैप हो गया। आर से रिजिडिटी, बॉडी क्या होती है, काफी स्टिफ हो जाती है, इवन जब इंसान चलता है तो हाथ वगैरह भी ज्यादा उसके हिलते नहीं, रिजिडिटी। ए से एकाइनेसिया, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, या हाइपोकाइनेसिया, राइट, या ब्रैडीकाइनेसिया, ब्रैडीकाइनेसिया, ओके। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉस्चुरल इंस्टेबिलिटी, राइट, या पॉस्चुरल चेंजेस। जैसे मैंने कह दिया पॉस्चर कैसा होगा, स्टूपिंग पॉस्चर होगा, या पूरी बॉडी या बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं, वी कॉल इट यूनिवर्सल फ्लेक्शन। केवल इतने ही फीचर नहीं है, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं, जो अगर मिलते हैं तब आप लोग पार्किंसोनिज्म सस्पेक्ट करते हो, उनमें से यही है। और कौन सा पहला फीचर है, हम लोगों ने निमोनिक में उसको पहली जगह दिया है, दैट इज ट्रेमर, राइट। ट्रेमर्स आर फर्स्ट फीचर्स, उसके बाद आदमी रिजिड होने लगेगा, मूवमेंट स्लो होने लगेंगे, और पॉस्चर आपका यूनिवर्सल फ्लेक्शन का आ जाएगा, दैट इज स्टूपिंग पॉस्चर, समथिंग लाइक दिस। इसके पहले हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पढ़ें, थोड़े से बेसिक और देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब ऐसा हुआ क्या ऑफ पार्किंसंस डिजीज, राइट। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसंस डिजीज, एक डायग्राम लेते हैं यहाँ पे जिससे थोड़ा सा समझना इजी हो जाए, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, इतना एनलार्ज कर देते हैं, आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ब्रेन में सब्सटेंसिया नाइग्रा को क्या किया आपने, डैमेज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डोपामीन की डिफिशियंसी हो गई। आगे चल के देखेंगे ट्रीटमेंट में हम लोग डोपामीन की गोली देंगे। तो न्यूरॉन्स अफेक्टेड विद पार्किंसोनिज्म क्या होते हैं, जो डोपामीन सिक्रीट करते थे वो कम हो गए, और जिसकी वजह से डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, वो कम हो गया। भाई साहब में इस तरीके की कोई डिजीज आई, यूनिवर्सल फ्लेक्शन, राइट, वी कॉल इट स्टूपिंग पॉस्चर, ओके। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, ब्रेन का एक पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेन ड्रॉ करूं, एक रफ ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूं, something like this,
राइट। तो यहाँ पे अगर मैं शो करूं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है दैट इज सब्सटेंसिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है फेस पे। दिस इज योर सब्सटेंसिया नाइग्रा, सब्सटेंसिया नाइग्रा, राइट। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, न्यूरॉन सिक्रीट डोपामीन, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, डोपा, राइट। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं पार्किंसंस डिजीज में सबस्टेंसिया नाइग्रा इज डिस्ट्रॉयड, सबस्टेंसिया नाइग्रा, न्यूरॉन्स आर destroyed selectively, right? Therefore, level of dopamine falls, right? जिसकी वजह से पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, काफी साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखेंगे, राइट। हम लोग कह देते हैं नोन एज पार्किंसोनिज्म, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, मैं जस्ट केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि सब्सटेंसिया नाइग्रा डैमेज होगा, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्वस इस इम्पल्स कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट, डोपामीन, ये कम हो जाएगा। डोपामीन कम हो जाने की वजह से कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, जिनको हम लोग क्यूमुलेटिव वे में कह देते हैं पार्किंसोनिज्म, राइट। बहुत ही सिंपल है। एक और डायग्राम यहाँ पे लेके आते हैं, ये वाला डायग्राम। यहाँ पे भी हम लोग पार्किंसंस डिजीज में फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, डोपा आई एम सॉरी डोपामिनर्जिक पाथवे पे, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा के लिए, राइट। हम लोग इसी को निग्रोस्ट्रेटल पाथवे भी कहते हैं, उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सब्सटेंसिया नाइग्रा, राइट, बेसल गैंग्लिया से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसका डैमेज होता है, जिसकी वजह से आगे चल के डोपामीन की कमी होती है, जिसकी वजह से आपके पेशेंट में पार्किंसंस डिजीज होती है। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग कहते हैं व्हाई सबस्टेंसिया नाइग्रा गेट्स डिस्ट्रॉयड, सबस्टेंसिया नाइग्रा गेट्स डिस्ट्रॉयड, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिवली क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर लेवी बॉडीज बन जाते हैं, लेवी बॉडीज, राइट, और दे डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन, दे डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन। कोई कॉज नहीं होता, अक्सर ओल्ड एज में ऐसे कुछ लोगों को, जेनेटिकली प्रोन लोगों को होता है। तो हम लोग कहते हैं जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या गया, लेवी बॉडी आ गया, जिसने सबस्टेंसिया नाइग्रा वाले न्यूरॉन्स को डैमेज कर दिया। अगर ये न्यूरॉन्स ही नहीं रह गए तो डोपामीन कहाँ से सिक्रीट होगा। तो यहाँ पे एक और डायग्राम लेते हैं जिसमें हम लोग देख पाते हैं सबस्टेंसिया नाइग्रा इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर कुछ आपका यूबिक्विटिन स्नोफिलिक मटेरियल आ गया, हम लोग कहते हैं लेवी बॉडी, राइट। ये लेवी बॉडीज आने की वजह से सबस्टेंसिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो गए। लेवी बॉडीज इन सबस्टेंसिया नाइग्रा, सबस्टेंसिया नाइग्रा लीड टू डिस्ट्रक्शन, राइट। यही आपका पैथोलॉजी होता है, राइट, इन पार्किंसंस डिजीज। ओके, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी। अगर सबस्टेंसिया नाइग्रा नॉर्मल होगा तो वहां से डोपामीन निकलता है और डोपामीन का लेवल नॉर्मल होता है, एडिक्वेट होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पे सबस्टेंसिया नाइग्रा डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से अब जो डोपा वहां से सिक्रीट होना था वो कम हुआ और पेशेंट में कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिले। हमने कहा ये पार्किंसंस डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स हैं और उनको हमने नाम दे दिया पार्किंसोनिज्म। ज्यादातर कोई रीजन नहीं मिलता जब इसको ऐसे लोगों की ऑटोप्सी या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके देखा जाता है। तो न्यूरॉन्स में लेवी बॉडीज होते हैं, राइट, और ये लेवी बॉडीज पर्टिकुलरली निग्रोस्ट्रेटल पाथवे और आपके सबस्टेंसिया नाइग्रा को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। कुछ देखा गया है कुछ लोगों में ये चीजें कम होती है, जैसे हर एक इंसान बूढ़े होने के बाद बुढ़ापे में जरूरी नहीं कि उसको पार्किंसंस डिजीज हो, राइट, लेकिन ये मान लिया जाता है मरते दम तक कभी न कभी पार्किंसोनिज्म के फीचर आ ही जाएंगे, क्योंकि ब्रेन डिजेनरेट होगा अगर ओल्ड एज में डेथ हो रही है तो। कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, राइट, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स
राइट, फॉर पार्किंसंस डिजीज। तुम लोग इसको अभी से करना स्टार्ट करो, शायद एक दिन हम सब लोग बुढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सबसे पहले स्मोकिंग। तुम लोग मुझे बताना, होमवर्क है, कैसे स्मोकिंग कुछ न कुछ प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे। दूसरा, कॉफी, कैफीन, राइट। तीसरा, जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, विग्रस एक्सरसाइज, राइट, विग्रस एक्सरसाइज। तो कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा स्मोकिंग करो, लेकिन तुम लोग कॉफी डेट वगैरह पे जा सकते हो। देन वी हैव एक्सरसाइज, राइट। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो पार्किंसंस डिजीज के लिए देखा क्या गया है, आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के तरीके से हम लोग इनको काउंट करते हैं। अब यहाँ पे एक और बेसिक पैथोलॉजी, राइट, बेसिक पैथोलॉजी इन पार्किंसंस डिजीज। अभी तक हम लोगों ने केवल डोपामीन की बात की है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं दो चीज हो सकती है, या तो डोपा कम हो जाए, या तो एसीटीएच सॉरी एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाए, या दोनों इसी तरीके से हो। हम लोग कहते हैं जो ज्यादा कॉमन है इसमें क्या है, डोपामीन डिक्रीज हो गया, राइट। प्लस माइनस हम लोग कह सकते हैं एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो गया। दोनों आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, राइट। तो हम लोग यही कहते हैं बैलेंस शिफ्ट हो गया एसिटाइल कोलिन की तरफ। तो अगर यहाँ पे मैं पार्किंसोनिज्म डिजीज की बात करूं, यहाँ पे मैं पीडी लिख लूं, तो पीडी में फलक्रम कुछ इस तरीके से चला जाएगा, डोपामीन आपका कम हो जाएगा, राइट, और एसिटाइल कोलिन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो चीज ज्यादा हो जाती है वो नीचे चली जाती है, राइट। तो हम लोग कहते हैं डोपा डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसमें पढ़ना ही क्या है, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, डोपामीन को बढ़ाने वाले ड्रग्स देंगे, राइट, और एसिटाइल कोलिन को कम करने वाले ड्रग देंगे। तो यहीं से हमें आइडिया लगता जा रहा है कि ट्रीटमेंट हमारे दो तरीके से होंगे, डोपामिनर्जिक ड्रग से और एंटी एसिटिल कोलिन ड्रग मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से, राइट। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पेशेंट में ब्लिंकिंग तक कम होगा, बोलेंगे कम, हंसेंगे कम, चलेंगे कम, बॉडी काफी रिजिड रहेगी, ट्रेमर्स आते रहेंगे, स्लो रहेंगे, शकल बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहेगा। शकल देख के ही पता चल जाएगा, पोस्चर देख के ही पता चल जाएगा कि क्या है ये, पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है। कोई इन्वेस्टिगेशन कराना ही नहीं है, राइट। अगर कोई डॉक्टर पार्किंसंस डिजीज ना डायग्नोज कर पाए तो समझ लो वो पढ़ने के बाद भी झोला छाप टाइप का है, राइट। तो यहाँ पे नो इन्वेस्टिगेशन, सभी क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, नो इन्वेस्टिगेशंस नीडेड, नोट कर लो इसको, फॉर डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज clinical features are enough, clinical features are far more enough या more than enough कह सकते हैं for diagnosis of पार्किंसंस डिजीज। क्लिनिकल फीचर्स कुछ हम लोगों ने डिस्कस ही किया है। जो मेन क्लिनिकल फीचर्स थे, ट्रैप, जिनमें आपका ट्रेमर सबसे पहले आना स्टार्ट होता है, राइट। नो इन्वेस्टिगेशंस नीडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग कह रहे हैं बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट, बेसिक्स ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डोपामीन को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे डोपा कम हो गया था तो डोपा इंक्रीज करेंगे, हम लोग कहेंगे वी विल प्रोवाइड डोपामीन या डोपामीन इंक्रीजिंग ड्रग्स, वी कॉल इट डोपामिनर्जिक ड्रग्स। दूसरा क्या है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन कम करने की बात करेंगे, तो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन भी ड्रग का देखेंगे, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स, राइट, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो बहुत ही सिंपल है पार्किंसंस डिजीज। कोई इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, केवल क्लिनिकल फीचर से आप लोग इसकी डायग्नोसिस बनाओगे, राइट। एंटी कोलिनर्जिक्स और डोपामिनर्जिक ड्रग्स दोगे जिससे इस पेशेंट में रिलीफ मिलेगा, राइट।